ऊपर जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। ये चीज़ जो है वो बचपन से ही ट्राई हो अगर तो ही इम्प्रूव हो सकती है। अदरवाइज अगर आपकी 6-7 तक बैड हैंड राइटिंग वाली इमेज आ गई है तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है आगे जाके इम्प्रूव करना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं कि राइटिंग की वजह से बहुत जगह मार खाते हैं। एक आप लोगों को एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा कॉलेज टाइम में एक साथ में स्टूडेंट थी मेरे, और वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होती थी यानी को, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग जो थी वो ऐसी थी कि जैसे डॉक्टर्स लिखते हैं ना, सेम वैसी। तो इस वजह से उसकी परसेंटेज जो थी वो मेरे से डाउन होती थी, क्योंकि वो हैंड राइटिंग की वजह से उसके मार्क्स जो है वो कट हो जाते थे। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि हाँ मैम, हम लोग ट्राई तो करते हैं लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं बनती है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो देखो, आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि जैसे आप बोर्ड एग्जाम लिखो, चाहे आप स्कूल का एग्जाम लिखो, मतलब आप कोई भी पेपर लिखो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पेपर लिख रहे हैं तो आपकी हैंडराइटिंग एटलीस्ट इतनी हो कि एग्जामिनर को उसके वर्ड समझ आए। ठीक है, आपने कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा है वो समझ आए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि उनको स्कूल टाइम से ही कर्सिव की आदत डलवा रखी होती है कि हमें कर्सिव लिखना है, तो कर्सिव के चक्कर में अब वो लेटर्स को जोड़ते हैं, तो इस वजह से उनकी हैंडराइटिंग जो है वो खिचड़ी पक जाती है, क्योंकि कर्सिव तो लिखना ही है, उनकी आदत बनी हुई है कि कर्सिव लिखने की, और इस वजह से वो प्रॉपर्ली वे में नहीं लिख पाते हैं, और अलग से एक हैंडराइटिंग खराब है और ऊपर से कर्सिव लिख रहे हैं, तो उस वजह से हैंडराइटिंग का बहुत इफेक्ट पड़ता है और आपकी हैंडराइटिंग समझने लायक नहीं होती है। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, डजेंट मैटर यू आर इन 10th और 12th, आप किसी भी क्लास में हैं, योर हैंडराइटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होता है। ठीक है, अब क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम फॉलो करके अच्छी हैंड राइटिंग कर सकते हैं, या फिर हम क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम पेपर में एटलीस्ट राइटिंग की वजह से अपने मार्क्स ना कटवाएं। तो उसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एकदम से ठीक नहीं हो जाती है ना, आप लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगले हफ्ते हमारा पेपर है, हम राइटिंग बहुत सुंदर नीट एंड क्लीन बना लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो वो चीज़ आप लोग को जब पता है कि हाँ वो चीज़ धीरे धीरे होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। कोई भी चीज़ आप करते हैं अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो चीज़ इंप्रूव होगी, अदरवाइज वो नहीं होती है। सिर्फ आपके सोचने से कोई चीज़ अगर हो जाती, तो अगर हम सिर्फ सोचते कि हाँ काश हमारे 99.9% आते और वो आ जाते तो कितनी अच्छी बात होती है ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जाम के लिए भी तो प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। ओके, अब राइटिंग इम्प्रूव मैम नहीं है हमारी, हम बहुत गंदी हैंड राइटिंग बनाते हैं, या फिर मैम कर्सिव लिखने के चक्कर में हमारी बहुत खिचड़ी पक जाती है, तो हम क्या करें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी, आप कोई भी पेपर लिख रहे हो, एग्जामिनर जब आपकी राइटिंग देखता है ना, तो उसी से आपका आधे मार्क्स आपके राइटिंग से ही बन जाते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक तो कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, कटिंग करने के टाइम पर आप लोग कटिंग इतनी ज़्यादा करते हो जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि एग्जामिनर को आपकी शीट में कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तो जब समझ नहीं आएगा तो वो आपको मार्क्स कैसे देगा। तो एटलीस्ट उतनी हैंड राइटिंग साफ बनाओ कि एग्जामिनर आपकी राइटिंग को समझ के वो पढ़ पाए कि क्या राइटिंग बनाई है, किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से आप पेपर में आप काम करोगे, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। ओके, इसके अलावा में अगर आप कर्सिव लिख रहे हो तो कोशिश करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश करो कि आप कर्सिव हैंडराइटिंग ना लिखो। अगर आपकी हैंडराइटिंग सही नहीं है तो कर्सिव का मतलब सिंपल होता है कि जोड़ना। जैसे ए लिखा, ए के साथ में बी बना के, बी के बाद आपको एस लिखना है तो बी के साथ एस बना दिया। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जो कर्सिव में समझ आ जाते हैं, लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका देते हैं, और फिर हमारी राइटिंग जो है वो बैड हैंडराइटिंग में शामिल हो जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आपकी हैंडराइटिंग एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करे और काफ़ी अच्छे से आप उस चीज़ को बनाएं, ताकि इस बार जो है बोर्ड ने चेकिंग के टाइम पर ये इंस्ट्रक्शंस टीचर्स को दी हैं कि बच्चे की हैंडराइटिंग कितनी भी अगर ख़राब क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने जो लिखा है वो चीज़ समझ आ रही है, अगर वो चीज़ समझने लायक है और आपको लग रहा है कि हाँ बच्चे ने क्वेश्चन से मिलकर जुलता आंसर लिखा है, तो उसको मार्क्स ज़रूर देने हैं। उसका कांटा मार के आपको 0 मार्क्स नहीं दे सकते आप उस आंसर का। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, उसके आंसर को मिला जुला कर कुछ ना कुछ दिख कर जरूर आओ, क्योंकि एग्जामिनर को मौका चाहिए होता है। अगर खाली शीट छोड़ोगे तो फिर आपके मार्क्स कम आएंगे ही, तो इसलिए बोला जाता है। ठीक है, हैंड राइटिंग पर काम करो और धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करोगे तो पक्का इंप्रूव होगी। अगर सोचोगे कि बहुत ख़राब है और बहुत ही गंदी है और ये इंप्रूव हो ही नहीं सकती, तो ऐसा नहीं है। सब चीज़ें सीख सकते हो आप लोग, सब कुछ इंप्रूव हो सकता है। बस आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने की और थोड़ा सा पेशेंस रख के कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस होकर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और हैंड राइटिंग
जैसी मर्जी हो, अगर एग्जामिनर को आपकी हैंडराइटिंग समझ आने लायक है ना कि आपने क्या लिखा है, तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं कट करता, कांटा नहीं मारता। सिर्फ आपका आंसर समझ आना चाहिए कि इसने ये वर्डिंग लिखी है, इसने ये लाइन लिखी हुई है। ओके, तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कोई आपका डाउट हो, कुछ आपको ना समझ आए, कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।